वैसे तो हमें पहले बहुत सारी थ्योरी पढ़नी है इससे रिलेटेड, लेकिन उस सारी थ्योरी पढ़ने से पहले हम जंप करते हैं एग्जाम्पल नंबर 34 पर। ये एग्जाम्पल नंबर 34 बहुत बाद में है, बहुत बाद में है, लेकिन मैं उसे इसलिए कराना चाहता हूं, रीजन समझाता हूं मैं आपको। हमने चैप्टर शुरू करा यहां पर, हम इस समय यहां पर है, ठीक है, और चैप्टर हमारा एंड होगा यहां। अभी बीच का हमारा बहुत रास्ता बचा हुआ है, और इस रास्ते में आप परेशान होने के चांसेस हैं। आप कहेंगे कि सर हम तो परेशान हो गए, आपने बहुत सारी थ्योरी करा दी इस चैप्टर में। ये सारा करने के बाद में यहाँ पर हमें एग्जाम्पल नंबर 34 पढ़ना है यहाँ पर। तो जब हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 34 पढ़ेंगे तो बीच में ये जो रास्ता है ये बड़ा लंबा रास्ता है, काफी थ्योरी पढ़नी है, आप परेशान ना हो जाए। इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो थ्योरी हम पढ़ेंगे, ये बीच में जो इतनी सारी थ्योरी पढ़ेंगे, ये अलग अलग चीजों में इस्तेमाल होगी। मजबूरी है, हमें पढ़ना है। थ्योरी है इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है। एग्जाम्पल 34 और इसके बाद में जब हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, तो वो इंटरेस्टिंग होंगे, आपको मजा भी आएगा और सॉल्व भी होंगे। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। अभी तक हमने इतना पढ़ा, इसके बाद में हम लास्ट में क्या पढ़ेंगे, लेकिन इस लास्ट को पढ़ने के लिए बीच में जो इतना सब कुछ हम पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होगा स्पेशल केसेस में। अब वो क्या है, आप एक बात समझिए कि हम लोगों ने एक बनाया P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में हम यहाँ क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस, और यहाँ क्या लिखते हैं हम, इनकम। जब हम यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखते हैं तो हम सारे एक्सपेंसेस लिख देते हैं P&L अकाउंट बनाते हुए, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो कैपिटल गेन से रिलेटेड हो, चाहे अदर सोर्सेज से हो, क्योंकि P&L के 5 हेड की तरह अलग अलग P&L नहीं बनता कि हम हाउस प्रॉपर्टी अलग और PGPP अलग, कैपिटल गेन अलग, अदर सोर्सेज अलग P&L बनाए। हम तो एक ही P&L बनाते हैं। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स क्या कहता है? हाँ जी, हम क्वेश्चन मुझे पता नहीं आ रहा, अभी तो P&L लिख रहा हूं ना मैं, क्वेश्चन तो अभी आएगा। ये तो दिखाई दे रहा जो मैं लिख रहा हूं, कुछ भी नहीं दिख रहा क्या स्क्रीन पर? स्क्रीन कहाँ गई? जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट को हम P&L के क्रेडिट में डाल देते हैं, चाहे वो इस P&L के क्रेडिट में डाल देते हैं। लेकिन इनकम टैक्स क्या कहता है? इनकम टैक्स कहता है कि जो इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये अदर सोर्सेस में आनी चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें P&L दिया, हमारे पास दो मेथड होते हैं कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम के। हमारे पास दो मेथड होते हैं, वो क्या है? मेथड नंबर 1, हम यहां से P&L अकाउंट से जो जो हमारे काम की इनकम है, बिजनेस इनकम है, उन्हें छांट लें, बिजनेस इनकम को लिखें, और इसमें से जो हमारे कायदे के अलाउड एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, उन्हें लेस कर दें, और हमारा बिजनेस इनकम आ जाएगी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये सब कुछ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से करना है। ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ हूं करते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आपको समझ में आ रहा है। मेथड नंबर 2 है हमारे पास। मेथड नंबर 2 में हम क्या करते हैं, ये मेथड नंबर 2 तभी लगा सकते हैं जब हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर P&L में, तो हम नेट प्रॉफिट लेते हैं। अब एक बताओ, एक्सपेंसेस यहाँ लिख चुके हैं हम P&L में, तो जो ऊट पटांग फालतू के एक्सपेंस लिख दिए हैं उन्हें हटाने के लिए ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि पहले वो लेस हो चुके हैं। तो ऐड करते हैं हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ठीक है, और जो क्रेडिट साइड में फालतू की इनकम लिखी है उसे हटाते हैं, माइनस करते हैं डिसअलाउड इनकम।
ठीक है। और अगर कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो लिखने चाहिए थे हमने नहीं लिखे, उन्हें माइनस कर देते हैं, लिख देते हैं अलाउड एक्सपेंसेस नॉट शोन इन P&L, जो हमने P&L में नहीं दिखाए लेकिन खर्चा ठीक है, कायदे का बिजनेस का एक्सपेंस है। और हम लोग ऐड कर देते हैं टैक्सेबल इनकम, जो इस पीजीपीपी में इनकम टैक्सेबल है बट नॉट शोन इन P&L, जो P&L में अभी तक हमने नहीं दिखाई, उन्हें हम P&L में इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा पीजीपीपी आ जाए। इसे हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। जैसे याद है कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट मेथड होता था ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, हम प्रॉफिट में प्लस माइनस करते थे डिसअलाउड और ये अलाउड, ऐसे ही ये है। और ये हमारा डायरेक्ट है, डायरेक्ट प्रॉफिट को ऐड करते जाए और एक्सपेंस को लेस करते चले जाए। ये दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आते हैं। अब हमें पूरे के पूरे चैप्टर में ना ये 4 चीजें सीखनी है। क्या 4 चीजें सीखनी है? क्या डिसअलाउड है, क्या डिसअलाउड इनकम है, क्या डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, क्या अलाउड एक्सपेंसेस है, क्या अलाउड टैक्सेबल इनकम है। बस यही पूरा चैप्टर हमें सीखना है। इस पूरे चैप्टर को सीखने में हमें बहुत सारी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। इस थ्योरी को पढ़ते हुए हो सकता है आप बीच में परेशान हो जाए, लेकिन एंड स्टेज जहां पहुंचेंगे वो क्या होगा उसे समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 34 करा रहा हूं। इसे करने के बाद आपको बहुत मजा आएगा, तबीयत खुश हो जाएगी, आप कहोगे हाँ ये इतना बुरा चैप्टर नहीं है जितना हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी आने वाले 2, 4, 5, 6, 7 लेक्चर में आपको ये बहुत बुरा लग जाता अगर मैं आपको ये नहीं कराता तो एग्जाम्पल नंबर 34 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 34 में मिस्टर एक्स है, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है दिल्ली में, और वो अपना सारा का सारा पैसा बैंक में जमा करा देते हैं और जो भी खर्चा होता है वो सारा का सारा चेक के थ्रू करते हैं। तो उनकी बैंक स्टेटमेंट हमें ये दिखाई दे रही है। अब हमें कोई P&L बनाकर तो दिया नहीं है, अगर हमें P&L अकाउंट बनाकर दिया होता तो हम क्या करते, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मेथड से कर सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें P&L बनाकर नहीं दिया, तो इस क्वेश्चन में हम केवल डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड मतलब जो जो बिजनेस की प्रोफेशन की इनकम है उन सबको जोड़ लें और जो प्रोफेशन के खर्चे हैं उन सबको लेस कर दें। यही एक रास्ता है हमारे पास। तो हमें पूरी दुनिया जान की बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है और इस इंफॉर्मेशन के बाद बोला है कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है हमें मिस्टर एक्स की आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। हमें मिस्टर एक्स की ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है। और क्या क्या ग्रॉस टोटल इनकम मतलब 5 हेड की इनकम। और इसके लिए हमें बता रखा है 1/4 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस पर्सनल है। कार खरीदी गई थी 15/6/2019 को और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कार का है 15%। वो एक घर में रहते हैं, ही स्टेज इन हिज हाउस, म्युनिसिपल वैल्यू हाउस की 8,000 है। फॉलोइंग आर द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द अबव अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस। जिस घर में वो खुद रहते हैं उसके कुछ खर्चे भी हैं जो ऊपर लिख दिए गए हैं। तो ये हमें पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? अब हमें करना क्या है, हमें एक बहुत छोटा और सिंपल सा काम करना है। वो ये कि हमें जो जो इनकम इस हेड में टैक्सेबल हैं, जो जो इनकम टैक्सेबल हैं पीजीबीपी में, वो पीजीबीपी में, जो हाउस प्रॉपर्टी में वो हाउस प्रॉपर्टी में लिख लेते हैं, और जो इनकम हमारी टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है, उन्हें हटा देते हैं। तो शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहला हेड कौन सा होता है हमारा, बताओ? नहीं, सबसे पहला हेड को सोर्स ऑफ इनकम 5 हेड में आती है, तो फर्स्ट हेड कौन सा होता है? सैलरी। तो सैलरी इनकम तो है नहीं इनकी, ठीक है ना।
असेसमेंट ईयर तो कुछ भी हो सकता है इसमें। अगर हमारे को हम ये बोल दें कि ये हमारा है प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के दौरान हमने खरीदा है, यहाँ पर भी कार हमने प्रीवियस ईयर के दौरान है, तो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर, तो जो भी असेसमेंट ईयर है उसके लिए नहीं तो मुझे हर बार नई रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अगर कोई चेंजेस होगा तभी मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, अदरवाइज। तो यहाँ पर हम लोगों को ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है और फर्स्ट हेड इनका तो सैलरी का होता है, वो है नहीं, तो दूसरा हेड कौन सा होता है? दूसरा हेड कौन सा होता है? तो हाउस प्रॉपर्टी, हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं। इनका अपना घर है, तो जो अपना घर होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनुअल वैल्यू क्या होती है? एनएवी नील होती है, ठीक है, एन नेट एनुअल वैल्यू नील होती है। हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, केवल एक ही डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन की अंडर सेक्शन 24। यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या? दो खर्चे बता रखे हैं घर से रिलेटेड, कौन कौन से? एक इंश्योरेंस प्रीमियम और एक म्युनिसिपल टैक्सेस। तो इंश्योरेंस प्रीमियम है, म्युनिसिपल टैक्सेस है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो जीरो हो गई। अब हम आते हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो इनकी प्रोफेशनल इनकम है, ठीक है। तो प्रोफेशनल इनकम में इनके पास क्या क्या आएगा? अच्छा, इनकम एक इनका अपना घर है, और कोई एक ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस था, एक इनके पास लेट आउट हाउस भी है। देखो यहां पर हमारे को इनकम में हाउस रेंट रिसीट में दिया हुआ है, तो ये लेट आउट हाउस है। और ये कौन सा था जो नील आया था? ये था सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट हाउस की इनकम कितनी दे रखी है हमें, बताओ? हाउस रेंट है 22,500। क्या लेट आउट हाउस का हमें कोई और इंफॉर्मेशन है कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? इस तरीके की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है हमें। इसका मतलब हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसे हम GAV बोलते हैं, ये हमारी 22,500 हो जाएगी, 22,500। इसमें से क्या लेस करते हैं हम? बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। इसमें से क्या लेस करते हैं हम? बोलो बच्चों। म्युनिसिपल टैक्सेस। तो हाउस प्रॉपर्टी के एक्सपेंसेस में हम लोगों को हाउस प्रॉपर्टी के एक्सपेंसेस में दे रखा है म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, तो म्युनिसिपल टैक्सेस ये होंगे 5,000। लेकिन इस 5,000 में 2,400 रुपए के म्युनिसिपल टैक्सेस कौन से हैं? जिसमें वो खुद रहता है। तो जो किराए वाले हैं, तो म्युनिसिपल टैक्सेस जो हैं 5,000, इसमें से दो हैं, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए 2,400 और लेट आउट के लिए 2,600 बचे हुए। तो मुझे बताओ यहां पर कौन से लेस करूं मैं म्युनिसिपल टैक्सेस? जल्दी बताओ। 2,600, 2,600। ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर आ गया नेट एनुअल वैल्यू। तो 22,500 में से 2,500 लेस कर देते हैं, क्या बचा? 19,900। अब क्या करूं इसमें से, बताओ कौन सी डिडक्शन अंडर सेक्शन 24? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी? 30%। 19,900 कितना हो गया?
5970। और क्या इंटरेस्ट और लोन है ही नहीं, क्या इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलेगी? इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलेगी क्या? बोलो। नहीं। क्या रिपेयर की डिडक्शन मिलेगी? नहीं। क्या इंश्योरेंस की मिलेगी? नहीं। क्या कलेक्शन चार्जेस मिलेगी? नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये पहले है ना, जब आप बहुत छोटे थे या पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय इनकम टैक्स में शुरुआती दौर में ये था कि नो डिडक्शन मिलती थी अलग अलग। फिर धीरे धीरे क्या किया, उन नो डिडक्शन को खत्म करके एक ही डिडक्शन कर दी 30% स्टैंडर्ड, तो ये कोई भी नहीं मिलेगी। तो ये हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 13,930। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं बिजनेस इनकम पर। प्रोफेशन, पीजीपीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो प्रोफेशन इनकम, अब बताओ क्या क्या लिखूं इसमें प्रोफेशनल इनकम में, जल्दी से बताना शुरू करो। इनकम में क्या लिखूं? कितनी है? 1,40,000। और ये जो डिविडेंड इनकम है ये क्या है? ये पता है अदर सोर्सेस की इनकम है। अब ये आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पढ़ा नहीं है, लेकिन आप ये समझ लो जो सैलरी की इनकम नहीं है, जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, जो बिजनेस इनकम नहीं है, जो कैपिटल गेन मतलब किसी एसेट को बेचने से इनकम नहीं हो रही है, तो वो अदर सोर्सेज में आ जाएगी। तो डिविडेंड अदर सोर्सेज में आएगा। ठीक है, हाउस रेंट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में आएगा, वो लिख चुके हैं। हॉर्स रेस इनकम अदर सोर्सेज में आएगा। लोन फ्रॉम वाइफ फॉर परचेज ऑफ कार, ये लोन है, ये कैपिटल रिसीट है, ये इनकम ही नहीं है ना। किसी से लोन लेते हैं तो क्या वो इनकम होती है? ये तो इनकम ही नहीं है, ये तो पिक्चर से बाहर हो गया। और शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एचयूएफ, एचयूएफ से हमारी जो इनकम आई है, क्योंकि एचयूएफ ने इनकम पर टैक्स दे दिया होगा तो ये फ्री होती है, एग्जेम्प्ट होती है। क्योंकि एचयूएफ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो फैमिली मिलकर काम कर रही होती है उसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। और उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो इनकम है वो हमारे लिए फ्री हो जाती, क्योंकि उस पर ऑलरेडी एचयूएफ ने टैक्स दे दिया। तो और कोई इनकम तो है नहीं बिजनेस इनकम, इसमें से माइनस करते हैं अलाउड एक्सपेंसेस। इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, और अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, फिर भी आप बता देंगे कॉमन सेंस लगाकर कि कौन सा खर्चा माइनस होना चाहिए कौन सा नहीं। अब मुझे बताओ, आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो तो ये खर्चा अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जल्दी बताओ। तो सैलरी इनकम लिख दे, सैलरी का एक्सपेंस लिख देते हैं 14,000। रेंट ऑफ चैम्बर, जहां पर उनका ऑफिस है उसका रेंट है, तो बताओ खर्चा होना चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, $3,000। टेलीफोन के एक्सपेंसेस, $1,000। आप में से कोई कैलकुलेट भी करते रहो साथ साथ, टोटल कितना हो जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑफिस के हैं 5,500। मोटर कार, मोटर कार के एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए बताओ। मोटर कार के एक्सपेंस लेस होने चाहिए, लेकिन यहां लिखा है मोटर कार जो है वो 1/4 पर्सनल यूज के लिए आती है, तो मोटर कार एक्सपेंस कितने आने चाहिए? 3/4 अलाउ होने चाहिए। तो मोटर कार है 8,000 एक्सपेंसेस हैं, तो 8,000 का 3/4 6,000 हो जाएगा। ठीक है, हमने कार परचेज की है 1,15,000 रुपए की। अब मुझे बताओ कार के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं?
कितने परसेंट? कितने परसेंट डेप्रिसिएशन? 15%। पूरे साल का लगेगा, क्योंकि इन्होंने जो कार खरीदी है 15 जून को खरीदी है, तो 180 दिन से ज्यादा यूज हो गई, तो पूरे साल का लगेगा। तो 15% और 3/4 लगेगा ये भी, क्योंकि हमारी 1/4 पर्सनल यूज के लिए आती है। ठीक है ना? कितना आया? 12,937.5, तो 38 लिख रहा हूं। ठीक है, अब आगे लिखा है एडवांस इनकम टैक्स। हमने एडवांस इनकम टैक्स जमा कराया। पहली बात तो ये खर्चा नहीं है, और अगर ये खर्चा होता इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स अभी हम पढ़ेंगे वो अलाउ नहीं होता है, क्योंकि हम इनकम टैक्स तो निकाल रहे हैं, अभी निकाला ही नहीं है, तो खर्चा अलाउ कैसे हो जाएगा? तो एडवांस इनकम टैक्स खर्चा नहीं है। डोनेशन, बच्चों डोनेशन क्या हमारा खर्चा है? बिजनेस का, प्रोफेशन का खर्चा है क्या डोनेशन? तो डोनेशन हमारा खर्चा नहीं है, ये डिडक्शन मिलेगी बाद में अंडर सेक्शन 80G, अभी नहीं है, कोई बात नहीं है। पर्सनल एक्सपेंस क्या बिजनेस प्रोफेशन में आने चाहिए? पर्सनल एक्सपेंस आने चाहिए क्या? नहीं, बिजनेस में पर्सनल एक्सपेंस क्यों आएंगे? हाउस प्रॉपर्टी हम अलग से कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका टोटल क्या आ गया? करा है किसी ने? इसका टोटल किया है किसी ने? मैंने कहा था टोटल कर लो। तो इसमें से ये सब लेस कर दिया हमने, और ये आ गया 93,062। तो ये क्या है? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है। और अदर सोर्सेस, इसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मैंने अभी आपको सिखाई नहीं है, तो अगर हम ये मानते हैं अभी इसमें बस ये दोनों ही पूछे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अभी हमने सीखा नहीं है कैसे निकालना, उसे छोड़ो अभी। तो ये हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम और बिजनेस इनकम हो गई। टोटल कितना हो गया? 13,930 और 93,062, 1,06,992। तो ये हमें पूरे चैप्टर में करना है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने काफ़ी कर लिया थ्योरी 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 थ्योरी। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन की, कि क्वेश्चंस को कैसे करेंगे जो अब तक हमने पढ़ा है। तो शुरुआत करते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चन से, और ग्रेजुअली थोड़े थोड़े क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास मिस्टर गुल्लू है, मेरे पड़ोसी हैं, उनका नाम है वैसे तो। उनका P&L अकाउंट दिया हुआ है, और कुछ इन्फॉर्मेशन है। नेट प्रॉफिट है हमारा 1,97,300। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पर हमें प्रॉफिट दिया होता है, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। मैं दोनों मेथड से आपको ये क्वेश्चन करा देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आ सके। लेकिन हम ज़्यादातर जो क्वेश्चन करते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो पहले इनडायरेक्ट मेथड से कराता हूँ। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है P&L एज पर P&L अकाउंट, प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। लॉस होगा तो नेगेटिव में लिख देंगे या ब्रैकेट्स में लिख देंगे, जैसे 197,300। अब बच्चों ये जो सारे एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं हमने P&L में, ये एक्सपेंस हैं जो हमने डेबिट किए हैं, डेबिटेड टू P&L। ठीक है, अगर ये अलाउड है, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अलाउड है मींस बिजनेस के एक्सपेंस है। अलाउड का मतलब ये हो गया। तो अगर ये बिजनेस का एक्सपेंस है और आपने P&L में लिख दिया तो ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन
अगर ये अलाउ नहीं है मतलब डिसअलाउड है, मतलब बिजनेस का या तो एक्सपेंस नहीं है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भैया ये खर्चा अलाउ नहीं है, बिजनेस का खर्चा अलाउ नहीं है ये वाला, चाहे वो कैपिटल की वजह से हो, चाहे इलीगल एक्सपेंसेस की वजह से हो, पर्सनल एक्सपेंसेस की वजह से हो। स्पेशली क्वेश्चन में लॉ में बता रखा है, एक्ट में बता रखा है कि ये खर्चा डिसअलाउड है। तो आपने ये सारे खर्चे डेबिट में लिखे, डेबिट में लिखने का मतलब ये सारे एक्सपेंस आप प्रॉफिट निकालते हुए माइनस कर चुके हैं। तो अगर इसे हटाना पड़ेगा तो हमें ऐड करना पड़ेगा डिसअलाउड एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पी एंड एल के डेबिट में लिखा है हमने और डिसअलाउड है तो आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि पहले माइनस हो चुका है, हटाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। भाषण में आती है। तो कौन सा खर्चा है जो डिसअलाउड है, ये सब हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई सी भी कंफ्यूजन है तो थ्योरी में जाकर दोबारा देख लेना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होता है प्राइवेट एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस। अब बिजनेस का पी&एल निकालते हुए क्या पर्सनल एक्सपेंसेस आपको अलाउ हो जाएंगे? नहीं, डिसअलाउड होंगे। डिसअलाउड मतलब आपका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए था, आपने प्रॉफिट कम निकालने के लिए फालतू के खर्चे लिख दिए इसको, तो इसे वापस एड बैक कर दिया जाएगा। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 22,600। वेडर्स अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक ही एक्सपेंसेस है लिखा है, डेप्रीशिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से 42,000 है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में 10-15 एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाएंगे, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, इजी था, इसी इजी दिखाने के लिए करने के लिए मैंने आपको दिखाया। बेड डेट्स बच्चों, बेड डेट्स एक जेन्युइनली बिजनेस का एक्सपेंस है जो अलाउड होता है, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है, पैसा डूब गया है। लेकिन प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अलाउड नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोविजन जो ऐसे ही फालतू में, कोई ऐसी लाइबिलिटी जो फिक्स्ड लाइबिलिटी नहीं है, उम्मीद है हो सकता है पैसा दे लॉस हो जाए या पैसा देना पड़े, तो उम्मीद पर आपने प्रोविजन बना दिया। अब ये प्रोविजन बनाकर तो आप प्रॉफिट कम कर रहे हो, डिसअलाउड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स डिसअलाउड हो जाएगा। कितना? 9600। फायर इंश्योरेंस, अगर ये फायर इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड किसी एसेट का है, बिल्डिंग का, स्टॉक का, तो कोई टेंशन नहीं है, अलाउड है। कुछ नहीं बताया तो यही मानेंगे, बिजनेस का है, अलाउड हो जाएगा। सैलरी टू स्टाफ, कोई टेंशन नहीं है, अलाउड हो जाएगी। अब अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दोगे तो वो तो अलाउड एक्सपेंस है। अगर अलाउड है तो हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि अलाउड का मतलब आप इस एक्सपेंस को माइनस कर सकते थे और माइनस कर भी दिया, तो कुछ नहीं करना। लेकिन जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है वो माइनस नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने प्रॉफिट निकालते हुए माइनस कर दिया, तो अब वापस एड बैक कर रहे हैं करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए। सैलरी टू सेल्फ, एम्प्लॉयर मतलब ओनर की अपनी सैलरी अलाउ नहीं होती है, फालतू में क्यों सैलरी दे रहे हो अपने आप को, तो ये डिसअलाउड है, इसलिए सैलरी टू सेल्फ 5,000 ये डिसअलाउड हो जाएगी। जो डिसअलाउड हो जाएगी उसे हम ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, अपनी ही कैपिटल पर इंटरेस्ट डिसअलाउड होता है, अलाउ नहीं होता है। अगर आपको कोई सी भी टेंशन है तो आप थ्योरी में एक बार और वीडियो देख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल डिसअलाउड। डेप्रीशिएशन वैसे तो अलाउ होता है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रीशिएशन कुछ और होता है, अकाउंटिंग का कुछ और होता है। इनकम टैक्स वाला अलाउड है, अकाउंटिंग वाला डिसअलाउड है, तो अलग से लिखा है। इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रीशिएशन 42,000 है, तो इसका मतलब ये डिसअलाउड है और 42,000 अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इनकम टैक्स के हिसाब से अकाउंटिंग के हिसाब से डेप्रीशिएशन सेम है और हम कुछ भी नहीं करते। फिलहाल डेप्रीशिएशन हमने डिसअलाउड कर दिया है 25,400, और अभी हम बाद में अलाउ कर देंगे जो इनकम टैक्स के हिसाब से ठीक है। इनकम टैक्स बच्चों जब हम पढ़ रहे थे तो हमने अच्छे से पढ़ा था
कि इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन के लिए हम सब कर रहे हैं और इनकम टैक्स अभी तो हमारा निकला ही नहीं है, तो वो अलाउ नहीं होता है, इनकम टैक्स डिसअलाउड हो जाएगा 1200। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बिजनेस का, इनडायरेक्ट टैक्सेस बिजनेस का एक्सपेंस होता है और उसको देने के लिए अगर आपने लोन ओवरड्राफ्ट लिया है उस पर इंटरेस्ट दिया है तो ये तो बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है, अलाउड हो जाएगा। इसके लिए भी हम पढ़ चुके हैं। कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, भैया अनरिकॉग्नाइज मतलब जो इनकम टैक्स के हिसाब से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो जो इनकम टैक्स के हिसाब से रिकॉग्नाइज नहीं है क्या वो अलाउड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। रिकॉग्नाइज को अलाउड होता है और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर आप कोई पैसा जमा करा रहे हो तो डिसअलाउड है, अलाउड थोड़ी ना होगा। तो ये तो हमारे थे एक्सपेंस जो डिसअलाउड थे और हमने उसको ऐड बैक कर दिया। कितने के हो गए ये? 22,600, 9,600, 5,000, 7,500, 25,400, 1,200, 17,500, 88,800 प्लस 197,300, तो ये हो गया 2,86,100। अब माइनस करते हैं डिसअलाउड इनकम। अब ये डिसअलाउड इनकम क्या होती है? जो इनकम क्रेडिट साइड में लिखा इसका मतलब हमने उसको टैक्सेबल कर दिया। अगर वो अलाउड इनकम है मींस बिजनेस की नॉर्मल इनकम है तो ठीक है, उसका कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो डिसअलाउड इनकम है मतलब इनकम टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमने पीएनएल के क्रेडिट में लिख दी तो हमें उसे हटाना पड़ेगा। हमने पीएनएल के क्रेडिट में लिख दी, इसका मतलब प्लस कर दिया, हटाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो बेड डेट्स रिकवर्ड, बेड डेट्स रिकवर्ड के बारे में हमें क्या बता रखा है? कुछ भी नहीं बता रखा। तो नोट डाल देंगे कि भैया बेड डेट्स सिंपल होता है लिखा तो हम अलाउ कर देते, तो बेड डेट्स रिकवर्ड भी अलाउड हो जाएगा, तो इसका तो कुछ नहीं करना। तो डिसअलाउड इनकम तो कोई है नहीं। अब है हमारा अलाउड एक्सपेंसेस बट नॉट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। इसका मतलब ये है कि हमारा खर्चा अलाउ तो है लेकिन हमने पीएनएल के डेबिट में लिखा ही नहीं है। जैसे डेप्रीशिएशन 42,000 रुपीज हमने पीएनएल के डेबिट में लिखा ही नहीं, लेकिन ये लिखना चाहिए, इससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाना चाहिए, लेकिन हमने नहीं लिखा तो अब लिख लेते डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32 और ये है 42,000, तो 42,000 लेस कर देते, तो ये आ जाएगा 2,44,100 रुपीज। तो ये हमारी इनकम अंडर द हेड पीजीपीपी आ जाएगा। पीजीपीपी की इनकम है 2,44,100 रुपीज। बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट जीपी लेना होगा, नेट प्रॉफिट नहीं, जीपी एज पर ट्रेडिंग अकाउंट, जीपी लेना पड़ेगा। जीपी नहीं दिया तो हम नेट सेल्स माइनस सीओजीएस करके कंप्यूट कर लेंगे। तो ये है 3,44,200। अब इसमें प्लस होगा टैक्सेबल इनकम, तो बेड डेट्स रिकवर्ड है और इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा तो हम ये मानेंगे कि ये टैक्सेबल हो जाएगा। बेड डेट्स रिकवर्ड 7,500, ये हो गया 3,44,200 प्लस 7,500, 3,51,700। इसमें से लेस कर देते हैं अलाउड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस तो अलाउ हो नहीं सकते हैं, ठीक है, बेड डेट्स अलाउड होते हैं।
बेड डेट्स हैं 2500, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स तो अलाउड नहीं है, फायर इंश्योरेंस अलाउड है 2500, फायर इंश्योरेंस 2500, सैलरी टू स्टाफ अलाउड है 55,600, सैलरी 55,600, अपनी सैलरी अलाउ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ऑन कैपिटल अलाउ नहीं है, डेप्रीशिएशन अलग से लिखा है 42,000, तो 42,000 जो अलाउड है वो लिख दिया मैंने। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बिल्कुल अलाउड है, बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है 5,000, कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ अलाउ नहीं है, 351,700 माइनस 2,500 माइनस 2,500 माइनस 55,600 माइनस 42,000 माइनस 5,000 2,44,100। क्वेश्चन नंबर 24 डायरेक्ट मेथड से करा हमने। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेवल अच्छा होगा, जैसा मैंने पहले भी बोला था, हर क्वेश्चन के बाद में लेवल थोड़ा सा अच्छा होता चला जाएगा। मिस्टर एक्स हैं, मिसिज एक्स है और इनका टेक्सटाइल का बिजनेस है और इनका P&L हमें दिया हुआ है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं। हमें इन क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करना चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी चाहिए, उससे हमें पता चलेगा जो एक्सपेंसेस हैं वो अलाउड हैं या डिसअलाउड है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 है जो हमें बताती है कि डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2700 है, तो डेप्रीशिएशन 2700 है किसमें, इनकम टैक्स के हिसाब से। सेकेंड एडजस्टमेंट है कि सन्ड्री एक्सपेंसेस में 1500 है डोनेशन जो दी। अब मुझे बताओ, डोनेशन अपने बच्चे के स्कूल में डोनेशन दी है तो क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस है, तो बिल्कुल भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो ये हमारा डिसअलाउड हो जाएगा। ये सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिखा है 1500। ऑफिस एक्सपेंसेस में हमारे थर्ड पॉइंट है कि ऑफिस एक्सपेंसेस में कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं हमने 5,000 रुपीज़ जो फर्नीचर खरीदा हमने 1 दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर को, तो साल के दौरान 4 महीने बचे थे तो हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा है और ये ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर लिखा हुआ है फर्नीचर 5,000 रुपये का। ठीक है, तो ये तो हमारा कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस है और इस पर अब तक कोई डेप्रीशिएशन हमें नहीं प्रोवाइड करा अभी तक हमने। इसका मतलब इसके अंदर डेप्रीशिएशन पे कोई भी डेप्रीशिएशन नहीं है। उसका तो लॉजिक और रीज़न भी है ना कि जब हम लोगों ने इसे एक्सपेंस मान लिया, एसेट माना ही नहीं, तो उसके ऊपर डेप्रीशिएशन भी नहीं लगाया। नेक्स्ट है लाइबिलिटी फॉर इनकम टैक्स की जो पेमेंट हुई है, लाइबिलिटी फॉर इनकम टैक्स की जो पेमेंट हुई है अप्रैल में, मई में और जुलाई में, तो टोटल पेमेंट कितनी हो गई 3,500, 1,000 और 1,800। हमने 6,300 रुपीज़ की पेमेंट कर दी है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है असेसमेंट ईयर का 31 जुलाई और उससे पहले हमने 6,300 की पेमेंट कर दी है आउट ऑफ 7,500। इसका मतलब 1,200 स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक हम गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करते हैं टैक्सेस वगैरह की, तो वो डिसअलाउड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है कि ऑडिट फीस पर हम लोगों ने टीडीएस नहीं काटा है। टीडीएस कटता है ऑडिट फीस पर प्रोफेशनल पेमेंट पर, अब टीडीएस नहीं काटा है तो इस पर, क्योंकि इंडिया के अंदर ही है, ये 30% डिसअलाउड हो जाएगा। थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं।
bad debts recovered were allowed as a deduction in an earlier assessment. तो ये bad debts recovered पहले allowed था as a bad debts expenses, तो अब भी allowed हो जाएगा, कुछ नहीं कहता तो भी हम ये assume करते। बस ये हमारे पास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन करने की। और अच्छा मुझे तो ये याद ही नहीं रहा, मैंने आप लोगों को कहा था कि पिछले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से करा दूंगा। कोई बात नहीं, पिछले क्वेश्चन में रह गया, मैं इस क्वेश्चन में करा देता हूँ, पहले इनडायरेक्ट मेथड से फिर डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग सीख चुके हैं क्या करना होता है, P&L एज पर प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट ऐड कर देते हैं, डिसअलाउड एक्सपेंसेस डेबिटेड टू P&L, और हम लेस कर देते हैं डिसअलाउड इनकम क्रेडिटेड टू P&L, लेस कर देते हैं अलाउड एक्सपेंसेस वन नॉट डेबिटेड टू P&L, और लेस कर देते हैं ऐड कर देते हैं टैक्सेबल इनकम बट नॉट क्रेडिटेड टू P&L। मतलब हमें क्या करना है, अगर प्रॉफिट लेना है और इसको ऐड करना है इसमें डिसअलाउड एक्सपेंसेस जो P&L के डेबिट में लिखे हैं, लेस करना डिसअलाउड इनकम जो P&L के क्रेडिट में लिखी है, लेस करने अलाउड एक्सपेंसेस जो हमने P&L के डेबिट में नहीं लिखे हैं, क्योंकि अगर लिखे हैं तो अलाउड ही हैं और लिख भी दिए हैं तो माइनस हो चुके हैं। अलाउड एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड टू P&L अभी तक लेस नहीं हुए तो अब कर देंगे, और टैक्सेबल इनकम नॉट क्रेडिटेड टू P&L, इसका मतलब वो टैक्सेबल तो है लेकिन अब तक लिखी नहीं है तो अब लिख देंगे। तो ये हमें 4 काम करने होते हैं। सबसे पहला काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 60,750, इसमें ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस डेबिटेड टू P&L। सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंसेस में लिखा है कि 5,000 रुपये, थर्ड पॉइंट में लिखा है कि 5,000 रुपये फर्नीचर के हैं, ऐड कर देते हैं फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट ऐड कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि फर्नीचर एक कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस होता है और इसको अलाउ होने का मतलब ही नहीं है। बच्चों क्या इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगा होगा? नहीं। तो अब हम इस पर डेप्रीशिएशन लेस भी कर देते हैं, वरना बाद में हम भूल सकते हैं। लेस एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू P&L। तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 5,000, फर्नीचर पर नॉर्मल टैक्स डेप्रीशिएशन का रेट अंडर सेक्शन 32 10% होता है, और ये फर्नीचर हमने खरीदा है 1 दिसंबर को 4 महीने के लिए, अक्टूबर के बाद है, 180 डेज से कम यूज हुआ है, हाफ लगेगा नॉर्मल डेप्रीशिएशन का, 250 रुपीज हमारा अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट है सन्डे एक्सपेंसेस। सन्डे एक्सपेंसेस से रिलेटेड सेकंड पॉइंट में लिखा है कि इसमें 1,500 रुपये डोनेशन दिया है बच्चे के स्कूल में, क्या वो अलाउड होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो डोनेशन बिजनेस का खर्चा तो नहीं है, तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, और हम 1,500 डिसअलाउड कर देंगे। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड होता है, लिखा है कोई टेंशन नहीं। लीगल एक्सपेंसेस कोई टेंशन नहीं, सैलरी कोई टेंशन नहीं। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बच्चों जो गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह देने हैं, ये तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होते हैं, और आपने इसमें से अभी अभी हमने देखा पॉइंट नंबर 4 में 6,300 की पेमेंट हो चुकी है, तो जो 1,200 की पेमेंट नहीं हुई ये डिसअलाउड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले पहले इसकी पेमेंट करनी होती, ईयर एंड प्रीवियस ईयर के एंड तक नहीं है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न
रिटर्न फाइल करने से पहले तक अगर आपने पेमेंट कर दिया तो ये छूट मिल जाएगी आपको, नहीं तो अगले साल पेमेंट करोगे तो अगले साल मिल जाएगी। बोनस टू स्टाफ, कोई टेंशन नहीं है, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर होता है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो हम ये मानेंगे कि एक्चुअल पेमेंट हो चुकी है। डेप्रीशिएशन, अब ये 4000 लिखा है, 2700 अलाउड है, तो डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स डिसअलाउड हो जाएगा 4000, और डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2700 अलाउ हो जाएगा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 2700 में फर्नीचर का डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट की तरह लिखा ही नहीं था। अगर हम ये मानेंगे कि 250 रुपीज़ इस 2700 में इंक्लूडेड है तो हम अलग से नहीं लिखेंगे, नोट डालना पड़ेगा। ज़्यादा अच्छा ये है कि हम ये मान लें कि डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये तो अलाउड होता है। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड डिसअलाउड होता है। नेक्स्ट, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस से रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5, जो कहता है हमने TDS काटा नहीं है, और अगर हम TDS नहीं काटते हैं तो 30% डिसअलाउड हो जाता है एक्सपेंस। तो ऑडिट फी ऑन विच TDS इज नॉट डिडक्टेड, तो ये ऑडिट फीस है 22,500, इसका 30% 6,750 डिसअलाउड हो जाएगा। ये आया हमारा 22,500 इंटू 30%। ठीक है, तो ये तो हमारा था डेबिट साइड P&L की। क्रेडिट साइड पर जाते हैं, तो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है हमारे पास मिसलेनियस रिसीट्स लिखा है। मिसलेनियस रिसीट के बारे में हम लोगों को पता है कि मिसलेनियस रिसीट कुछ नहीं कहा तो यही एज्यूम कर लेते हैं कि बिजनेस से रिलेटेड ही होगी, तो हम अलाउ कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इनकम टैक्स रिफंड तो भैया अलाउ होगा ही नहीं, तो हम लोग माइनस कर देते हैं इनकम नॉट अलाउड बट क्रेडिटेड टू P&L। अब हटाने के लिए उन्हें लिखना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स रिफंड, क्योंकि इनकम टैक्स खर्चे में अलाउड नहीं होता है तो इनकम टैक्स रिफंड इनकम में भी अलाउड नहीं होगा। ये है 20,000। नेक्स्ट है बेड डेट्स रिकवर्ड, और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है कि वो पहले भी अलाउड थे तो अब भी अलाउड है। नेक्स्ट है गिफ्ट्स फ्रॉम मिस्टर एक्स, हस्बैंड से गिफ्ट मिला, क्या ये बिजनेस की इनकम है? बिल्कुल भी नहीं, इसे हटा देते हैं। गिफ्ट फ्रॉम मिस्टर एक्स 10,000। अब एक बार एडजस्टमेंट फिर से देख लेते हैं, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। फर्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएशन, वो हमने कर दिया। इस पर इनकम टैक्स एक 2700 माइनस कर दिया और 4000 डिसअलाउड कर दिया, और जो हमारा नया फर्नीचर था उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगा दिया। सेकंड पॉइंट में लिखा है 1500 का डोनेशन डिसअलाउड कर दिया। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि हमने फर्नीचर खरीदा है, तो वो फर्नीचर खरीदा है तो डिसअलाउड कर दिया हमने। और लाइबिलिटी इनकम टैक्स के लिए हमने डिसअलाउड कर दिया। TDS ऑडिट फीस पर नहीं है तो वो डिसअलाउड कर दिया। तो बस यही है क्वेश्चन में, और कुछ तो है नहीं। टोटल कर लेते हैं, तो 5,000 एक्सपेंस डिसअलाउड में 5,000, 1,500, 1,200, 4,000, 6,750, 18,450, 18,450 प्लस 60,750, 79,200। इसमें से माइनस कर देते हैं 250 माइनस 2,700 माइनस 30,000, 46,250 आ जाएगा हमारी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और
प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं डायरेक्ट मेथड से। जीपी लेते हैं 1,06,000, जो टैक्सेबल इनकम है उन्हें लिख लेते हैं। मिसलेनियस रिसीट्स, मिसलेनियस रिसीट्स के बारे में हमें कुछ बताया नहीं है, हम मानते हैं बिजनेस से रिलेटेड ही है 6,000। इनकम टैक्स रिफंड तो टैक्सेबल नहीं होता है। वेंडर्स रिकवर्ड के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम टैक्सेबल कर देते हैं इसको यहाँ पर। लेकिन 6 पॉइंट में बोला है कि ये अलाउड था, पहले ही जब था तो ये तो और क्लियर लिखा है कि अब टैक्सेबल हो जाएगा। वेंडर्स रिकवर्ड 4,500। गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो बिजनेस की इनकम नहीं है, फादर से गिफ्ट मिला है, नहीं हस्बैंड से। 1,06,000 प्लस 6,000 प्लस 4,500 1,16,500। इसमें से एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस में 5,000 हमारे कैपिटल नेचर हैं, तो हमारे जो नॉर्मल है ऑफिस एक्सपेंसेस 3,500 रह जाएंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस में 1,500 रुपये इंक्लूड हैं डोनेशन के, तो बाकी तो अलाउ हो जाएगा 6,000 रुपये। स्टाफ वेलफेयर 750 रुपये। लीगल चार्जेस 5,000। सैलरी 17,000। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में से 6,300 पेमेंट हो गया है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जितना पेमेंट हो गया वो अलाउ हो जाएगा। बोनस, बोनस के बारे में कोई जानकारी है? बोनस 6,000। डेप्रिशिएशन 2,700। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 7,000। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस के लिए बोला है कि हमने टीडीएस नहीं काटा तो 70% अलाउ होगा और 30% डिसअलाउड हो जाएगा। क्योंकि हमें अलाउड लिखना है तो मैं यहाँ पर 70% लिख रहा हूँ जो अलाउड है। $15,750। इसके अलावा इनकम साइड में हम देख चुके हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं। डेप्रिसिएशन लिखा है 2,700, वो हमने लिख लिया। संडे एक्सपेंसेस में 1,500 वो हटा कर लिखा हमने। ऑफिस एक्सपेंसेस में 5,000 फर्नीचर है तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन और मिलेगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 250 रुपये। कैसे निकला था? 5,000 रुपये का फर्नीचर, 10% हाफ मंथ, हाफ ईयर का, क्योंकि वो 180 दिन से कम यूज़ हुआ। नेक्स्ट आइटम है लाइबिलिटी फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो जो एक्चुअल में पेमेंट हो गया ड्यू डेट से पहले हमने वही लिखा है। हमने टीडीएस नहीं काटा, 30% डिसअलाउड होता है तो 70% अलाउ होता है, हमने अलाउड लिख दिया। बेड से रिकवर रिलेटेड है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। चेक कर लेते हैं। 1,16,500 माइनस 3,500 माइनस 6,000 माइनस 750 माइनस 5,000
-17,000 -6,300 -6,000 -2,700 -7,000 -15,750 -250। तो 46,250 आ गया जो हमारा पहले आ रहा था। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मेथड से करके दिखाए हैं सो दैट आपको पता चल सके, लेकिन हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए इनडायरेक्ट मेथड ही यूज़ करें। बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मिस्टर एक्स हैं जिनका ट्रेडिंग का बिजनेस है और ट्रेडिंग P&L अकाउंट हमें दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ठीक है, इसमें नॉर्मल है। सैलरी टू स्टाफ, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, बच्चों ये डिसअलाउड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स डिसअलाउड हो जाएगा। अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें इस बारे में कुछ बताया नहीं है। अगर इस बारे में कुछ बताया होगा तो हम फर्दर उससे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल प्रीमियम एफएसआई देखने में ये लग रहा है ये डिसअलाउड है। बोनस टू एम्प्लॉयज ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ठीक है, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन एम्प्लॉयज, बच्चों ये कंपनी के लिए अलाउड होता है। ये मिस्टर एक्स है, इंडिविजुअल बिजनेस है, इंडिविजुअल बिजनेस में ये एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाता है, ये कंपनी को अलाउड होता है। इनकम टैक्स डिसअलाउड है। अभी तक ये वाले एक्सपेंस जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करा है केवल ये ही डिसअलाउड है, बाकी सब अलाउड है। अब हम फर्दर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें और कुछ पता चलेगा। डेप्रिसिएशन अलाउड है। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अलाउड है, इनकम टैक्स रूल के हिसाब से 40,000, तो ये 30,000 डिसअलाउड हो जाएगा और 40,000 अलाउ हो जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन असेसमेंट ईयर के अगस्त में करिए। बच्चों आपको पता है इंडिविजुअल के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट होती है वो जुलाई होती है असेसमेंट ईयर की, और अगर हम ड्यू डेट के बाद में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन की पेमेंट करते हैं तो हमने पढ़ा था कि वो अगर ड्यू डेट के बाद में पेमेंट है तो जिस साल पेमेंट है उस साल के हिसाब से उसको डिडक्शन मिल जाएगी। तो इस साल नहीं मिलेगी, नेक्स्ट ईयर पेमेंट हुई है तो नेक्स्ट ईयर मिलेगी। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डिसअलाउड हो जाएगा। फिर लिखा है पेमेंट ऑफ बोनस सितंबर में करी है, ये भी हमारा पेमेंट बेसिस पर अलाउ होता है तो ये भी डिसअलाउड हो जाएगा। हमने बोनस की पेमेंट सितंबर में करी है तो डिसअलाउड हो जाएगा। सैलरी में से 25,000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है जो ड्यू डेट के बाद में जमा करे हैं तो ये भी डिसअलाउड हो जाएंगे। सैलरी में इंक्लूड है 25,000 रुपीज़, तो ये 25,000 इसमें से डिसअलाउड हो जाएगा। और फर्दर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 25,000 वो भी हमने ड्यू डेट के बाद में डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो सैलरी की सैलरी है एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं हम, ये इसमें जो भी हम कंट्रीब्यूशन है वो जब तक हम एक्चुअल में पेमेंट नहीं कर देते हमें अलाउ नहीं होता है, डिसअलाउड हो जाएगा। मिस्टर एक्स हैज़ नॉट ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पशन टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD, तो उसमें कवर नहीं होते हैं, हमें इनकी इनकम निकालनी है 44 AD के हिसाब से ना सॉल्व करते हुए, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है। तो शुरू करते हैं बच्चों, आप जल्दी से फॉर्मेट बना लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा कि मैंने पिछले दो क्वेश्चन हो गए ऐसा करते हुए जिसमें मैंने बोला था कि मैं इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और डायरेक्ट मेथड से भी करूँगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड से अलग से
वीडियो बनाकर उसके साथ ही सॉल्यूशन में एक अलग से उसका सॉल्यूशन की वीडियो डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड, क्वेश्चन नंबर 26, प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट होगा 11,50,000। सबसे पहले डोनेशन डिसअलाउड एक्सपेंसेस होता है, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ये बात अलग है कि बाद में हमें कोई डिडक्शन मिल जाए अंडर सेक्शन 80G वगैरह, लेकिन अभी डिसअलाउड है। बिजनेस इनकम निकालते हुए प्रोविजन फॉर बेड डेट्स डिसअलाउड है 50,000। बोनस टू एम्प्लॉय, अच्छा इसमें सैलरी में जो 25,000 कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ लेट डिपॉजिट करने की वजह से एम्प्लॉय का भी 25,000 था जो डिसअलाउड हो जाएगा, और एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन था 25,000 जो डिसअलाउड हो जाएगा। बोनस की बात करें तो थर्ड पॉइंट में लिखा है ड्यू डेट के बाद में हमने पेमेंट करा है तो डिसअलाउड हो जाएगा बोनस 50,000। और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इसके लिए हमें बता रखा है ये भी ड्यू डेट के बाद में पेमेंट हुई है तो ये भी पेमेंट बेसिस पर अलाउ होता है, डिसअलाउड हो जाएगा 50,000। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस कंपनी के लिए अलाउ होते हैं तो ये भी डिसअलाउड हो जाएगा 20,000। और डेप्रीशिएशन डिसअलाउड कर देते हैं क्योंकि अलग से हमें अलाउड डेप्रीशिएशन दिया हुआ है 30,000। और इनकम टैक्स डिसअलाउड कर देते हैं 1 लाख। ये टोटल कितना आ गया 11,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 1 लाख। ये हो गया 16 लाख। क्रेडिट साइड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें कोई एडजस्टमेंट करना पड़े। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं कि डेप्रीशिएशन जो अलाउड है तो 32 सेक्शन के हिसाब से हमारा डेप्रीशिएशन हो जाएगा 40,000। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, बोनस भी नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, सैलरी में 25 भी नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो 15,60,000 हमारा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों डायरेक्ट मेथड कहता है कि जो इनकम टैक्सेबल है उसे लीजिए और ऐड करते रहिए और जो अलाउड एक्सपेंसेस है उसे लेस कर दीजिए। तो जीपी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जीपी है 20,50,000। अब टैक्सेबल इनकम तो कुछ है नहीं, अलग से माइनस कर देते हैं अलाउड एक्सपेंसेस। वहाँ पर हमने ऐड करा था डिसअलाउड एक्सपेंसेस, यहाँ पर नेट प्रॉफिट से शुरुआत हुई थी। इनडायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में जीपी से शुरुआत होगी। तो अलाउड एक्सपेंसेस में सैलरी है 5 लाख जिसमें से 50,000 डिसअलाउड होगी तो 4,50,000 अलाउ होगी। ओके 4,50,000। नेक्स्ट डोनेशन डिसअलाउड, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स डिसअलाउड, बोनस डिसअलाउड, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस डिसअलाउड है। डेप्रीशिएशन 40,000 अलाउड है और इनकम टैक्स डिसअलाउड है। अलग से हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो भी यही है। तो देखें क्या आंसर आया 50,60,000। वैसे तो जनरली डायरेक्ट मेथड बहुत लंबा होता है
लेकिन इस क्वेश्चन में छोटा इसलिए हुआ है कि जो अलाउड आइटम्स हैं वो बहुत कम है, डिसअलाउड आइटम्स बहुत ज़्यादा है।